हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इस समय आप कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए फिर वही रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन नए अंदाज में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो आप सभी रेडियो ऑपरेटर वाले जितने भी बच्चे हैं इन क्वेश्चनों को विशेषकर फोकस करें। और अदर एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, ये आपके लिए कहीं भी काम आ सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है आपके लिए जो देखोगे आप कि जिनमें 90% बच्चे बिल्कुल अटकते ही हैं, इनमें कन्फर्म है और गलत करते हैं। यदि करने की कोशिश भी करते हैं तो इन्हें गलत इनका आंसर निकाल देते हैं और ज़रा सी मिस्टेक है। वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्रम बाई क्रम मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए प्रोवाइड हो रही है। पिछली वीडियो में एक दिक्कत रही थी, जो मार्कर है वो कम दिख रहा था, तो वो इस वीडियो में आई होप दिक्कत नहीं रहेगी। मैं इसमें थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चन हैं जो हमें ज़्यादातर परेशान करते हैं। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हमारी क्या है, देखो पहला जो क्वेश्चन है, हेमा अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती है। तो उत्तर पूर्व ये सब आपको पता होगी। देखो, हेमा अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगी और वह 200 मीटर चली। मान लीजिए ये हेमा है यहाँ इस समय, और उत्तर पूर्व ये होता है ये वाला, ठीक है। उत्तर पूर्व चलने के ये कितनी चली, 200 मीटर। क्लियर सी बात है। वह है उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, यदि ये नहीं मुड़ती तो इस दिशा में ये जाती आगे, लेकिन मुड़ी कितना, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस दिशा में कितना मुड़ी, 135। ये पूरी कितनी होती है, 180। तो मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे मुड़ी, समझिए मेरी बात। यहाँ से यहाँ ये हो गया 45 और ये हो गया 135। क्लियर सी बात है। मुड़ने के बाद 400 मीटर चली। तो 400 मीटर कितना होता है, 400, ये 400 मीटर है, ठीक है। ये 400 मीटर चली, ठीक है। और डार्क हो गया, 400 मीटर चली। फिर से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जाती तो सीधी, 90 डिग्री ऐसे होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी खराब ड्राइंग है। 90 डिग्री, फिर 400 मीटर और फिर 400 मीटर चली, ठीक है। अब वह बाईं ओर मुड़ी और 400 मीटर फिर चली। बाईं ओर मुड़ी और फिर 400 मीटर चली, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बड़ा भुजा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है। ये थोड़ी छोटी दिख रही है बनाने में, है लेकिन बराबर की। और फिर से 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ी और 200√2 मीटर चलकर धर्मेंद्र के घर पहुंच गई। यहाँ से ये जानी चाहिए थी तो सीधी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितनी मुड़ी, 135 डिग्री। पूरा 180 होता है, ये मुड़ी ऐसे, ठीक है। और ये चली 200√2, मतलब ये 45 और ये हो गया 135। क्लियर सी बात है। और यहाँ धर्मेंद्र का घर है, यहाँ पहुँच गई। अब ये पूछ रहा है कि जो हेमा है और धर्मेंद्र के घर के बीच की दूरी, ये वाली पूछी है इसने, और ये हम कैसे निकालें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भी वाली मिला दें तो ये बराबर की होंगी, तो ये एक वर्ग बन गया। क्लियर सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। जब ये वर्ग बन गया तो मैं देखूंगा कि इसका जो विकर्ण होगा वो
पूरा वाला जो विकर्ण होगा इसका भुजा √2 होता है, तो भुजा √2 मतलब 400√2 हो गया इसका पूरा विकर्ण। लेकिन ये 200√2 मुझे दिख रहा है, तो ये मतलब आधा हो गया, आधे का मतलब ये हो गया, ये मिड है और ये भी मिड है, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये यहीं आके मिलेगा। क्लियर सी बात है। जब यहाँ आके मिलेगा तो ये 200 है और ये 200√2 है, तो ये मतलब पूरा 200√2 हुआ, और इसमें से यदि 200 घटा दूं तो ये वाली दूरी निकल जाएगी इतनी बीच की। भाई पूरी यहाँ से यहाँ तक भुजा, क्योंकि विकर्ण वर्ग के जो हैं बराबर होते हैं। क्लियर सी बात है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 200√2 हुआ, क्योंकि जब ये 200√2 है तो ये भी 200√2 होगा। 200√2 में से 200 घटा देंगे, 200√2 में से हम 200 घटा देंगे तो 200 कॉमन आ गया, √2 में से -1 गया। √2 की वैल्यू हमें पता ही होती है, ये तो कैलकुलेशन हम कर ही रहे हैं, बाकी हमें तो पता है ना कि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। 1 घट जाएगा तो इतना बचेगा। ठीक है, 200 की गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 पॉइंट घट जाएंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 82.8 मतलब लगभग 83 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सब चीज़ प्रक्रिया बताई है, वहाँ एग्ज़ाम में हमें प्रक्रिया की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी मैंने बताई है। हम एक ही बार में इतना मैप, थोड़ा सा डायग्राम खींचते के साथ ही बता देते हैं कि ये बने के तैयार होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि हम इस टाइप के सवाल नहीं करते हैं तो हमें फिर 135 जो डिग्री यहाँ से घूमी है ना, ये बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और ना ही हमें पता चलती कि एक वर्ग बन के तैयार होगा। फिर तो हम 135 अंदाज से यदि ऐसे गई तो पता न जाने कहाँ ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, क्या बना के तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जब ही देखनी पड़ती हैं, जब हम इन्हें एक बार अपने हाथ से कर लेते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने में जितना ईजी है उतना ही कठिन है अपने आप में। ठीक है, उसकी जरा सी मिस्टेक है, देखने में बहुत ईजी है और गलतियां उसमें हम सभी लोग करते हैं बराबर। प्रश्न क्या है, पी क्यू का भाई है। देखो पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है। आप इन्हें कैसे ही डिनोट करते हो ये अपने आप कर लेना, बाकी मैं अपने हिसाब से डिनोट कर रहा हूँ ये बराबर लगा के। आप कहीं बराबर पति पत्नी के लिए लगाते होंगे या प्लस माइनस औरत औरत के जैसे भी लगे लगाते हों, वो अपने आप कर लेना डिनोट। ठीक है, और क्यू आर की बहन है, ये बहन है आर की। क्लियर सी बात है। पी क्यू से 865 दिन बड़ा है, ये बड़ा है 865 दिन इससे, और क्यू आर से 937 दिन बड़ा है, ये 937 दिन बड़ा है आर से। तो ये कह रहा है कि यदि पी का जन्म रविवार को हुआ है, रविवार को हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि आर का जन्म किस दिन हुआ है। देखने में बहुत इजी है और करने में उतना ही कठिन है। देखो कैसे, हमें पता है कि रविवार को हुआ है, तो पहले हम ये देख लें कि इन दोनों के बीच में कितने दिनों का गैप है। तो मैं देख पा रहा हूँ, तो 7 5 12 है और 6 3 9 10 की 0, 9 9 8 18, 1802 जो दिन है इतने का गैप है। क्लियर सी बात है। यहाँ तक भी आप सभी सही कर लोगे, गलती कहाँ करोगे मैं वहीं बताऊँगा। 1802 दिन का गैप है इनमें। ठीक है, ये 1802 दिन बड़ा है पी आर से। तो हम 7 का भाग लगा के देख लें कि कितने दिन शेष बच रहे हैं। 7 दूनी 14 और बचे 4, 7 पन्ना 35, बचे 5, 7 सत्ते 49, 52, तो बचे 3। हमारे 3 शेष बच रहे हैं। 257 बार तो भाग गया और 3 शेष बचे। ठीक है, तो अब सबको भूल जाओ, अब सिर्फ ये देखो कि P जो है 3 दिन बड़ा है R से। तो एक चीज बताओ कि यदि P का जन्म रविवार को हुआ है तो R का जन्म किस दिन होगा, बस यही बता दो। बस सब चीज मैंने कर दी, आप इसी का आंसर दे दो, तो आप मिस्टेक करते हुए मुझे दिखाई दोगे। क्यों? आप
क्या करोगे कि ये 3 दिन बड़ा है, बड़े का मतलब एडवांस फालतू है, 3 दिन बड़ा है, ये रविवार का इसको जन्म हुआ था, तो क्या करोगे आप कि 3 दिन बैक में चले जाओगे, शनिवार, फिर गुरुवार, वो शुक्रवार और गुरुवार, 3 दिन बैक में आगे टिक लगा दोगे गुरुवार। ठीक है, जो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलिए 3 दिन बड़ा है, बड़ा का मतलब एक्स्ट्रा, तो हमें इसका जन्मदिन निकालना है, तो हम 3 दिन पीछे चले जाएं, यही करेंगे आप। ठीक है, और जो कि हमारी गलती है, सबसे बड़ी गलती है भाई। बड़े का मतलब ये होता है कि यदि मैं आपसे 3 दिन बड़ा हूं, मान के चलना यदि मैं आप लोगों से 3 दिन बड़ा हूं, तो मेरा जन्म 3 दिन पहले हो चुका है और आपका जन्म 3 दिन बाद होगा। बात क्लियर सी आई समझ में? यदि मैं आपसे 3 दिन बड़ा हूं तो मेरा जन्म हो चुका है और आपका जो जन्म है 3 दिन के बाद होगा। तो मतलब पी का जो जन्म है रविवार को हुआ है, तो आर का जन्म 3 दिन बाद होगा, सोमवार, मंगल और बुधवार। क्लियर सी बात है? जो पी का जो जन्म है रविवार को हुआ है, तो आर का जन्म बुधवार को होगा 3 दिन बाद, 1 2 3। क्लियर सी बात आई समझ में? तो ये जो आंसर होगा ये बुधवार होगा। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि ये इससे 3 दिन बड़ा है, ये भी ध्यान रखना 3 दिन बड़ा है, तो इसका जन्म हो चुका है, इनका जन्म अब 3 दिन जो आने वाले अगले 3 दिन है इनमें होगा, 1 2 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इजी प्रश्न है और उतना ही ज्यादा संख्या में इसका उत्तर भी हम गलत करते हैं। प्रश्न है, क्या शिल्पा की उम्र 12 साल है? ये पूछा हमसे, क्या शिल्पा की उम्र 12 साल है, बस इतना पूछा है। पहला जो हमें दिया हुआ है, देखो इसे हटाते हैं, पहला जो दिया हुआ है, दीक्षा शिल्पा से बड़ी है, दीक्षा जो है शिल्पा से बड़ी है। क्लियर सी बात है? और प्रश्न में क्या पूछा है कि क्या शिल्पा की उम्र 12 साल है, ये बात बतानी हमें। तो दीक्षा शिल्पा से बड़ी है, वह 10 वर्ष की है, ये 10 वर्ष की है दीक्षा। तो इस वाले पहले से हम ये निकाल पाए क्या शिल्पा की उम्र 12 साल है? हम कह देंगे नहीं, शिल्पा की उम्र 12 साल नहीं है। क्लियर सी बात है? फिर दूसरा कंक्लूजन दिया है, निशा शिल्पा से छोटी है, अब की बार शिल्पा बड़ी कर दी और निशा छोटी है। क्लियर सी बात है? और वह 15 साल की है, निशा 15 वर्ष की है। तो इस वाले से हम क्या बता पाए कि शिल्पा 12 वर्ष की है। अब जब निशा ही 15 साल की है तो शिल्पा तो और 15 से बड़ी होगी। बात आ रही समझ में? तो इसमें क्या गया है कि क्या शिल्पा 12 वर्ष की है, तो पहले वाले से हमें पता चल रही है कि नहीं, हम कह रहे हैं नहीं शिल्पा 12 वर्ष की नहीं है, मतलब शिल्पा 12 वर्ष की नहीं है, 12 से भी छोटी है। और जो दूसरा वाला है इससे पता चल रही है हमें नहीं शिल्पा 12 वर्ष की नहीं है, 12 से भी बड़ी है, मतलब 15 साल से भी बड़ी है। तो एक चीज बताइए, शिल्पा एक है, शिल्पा एक है, या तो वो 10 साल से छोटी होगी या 15 साल से बड़ी होगी। ये तो कह रहा है कि 15, ये वाला जो सेकंड वाला ये तो कह रहा है कि शिल्पा 15 साल से बड़ी है, और ये वाला कह रहा है कि शिल्पा 10 साल से छोटी है। भाई दोनों में से कोई एक तो कहे कि हाँ शिल्पा 10 साल से छोटी है या 15 साल से बड़ी है, तो दोनों में से कोई कहेगा तो या तो एक सत्य होगा या दूसरा सत्य, या तो पहला वाला या सेकंड वाला। क्लियर सी बात है? तो हम क्या लगा देते हैं इसमें, हम लगा देते हैं
कि न तो एक बता पा रहा उत्तर जो दे पा रहा और न ही दो। वहां हमारी बात सही है कि दोनों में से किसी ने हमें उत्तर नहीं दिया, लेकिन एक चीज भी समझ में आ रही है कि ये कुछ कह रहा है, या तो इसकी बात सत्य होगी या इसकी बात। ये कह रहा है कि शिल्पा 10 वर्ष से छोटी है। जब 10 वर्ष से छोटी शिल्पा हो जाएगी तो 15 वर्ष से बड़ी कैसे हो जाएगी भाई? या तो 15 वर्ष से बड़ी कर लो शिल्पा को, या 10 वर्ष से छोटी कर लो। दोनों में से एक बात सत्य, एक बात पे टिक जाओ, जब तो हम उत्तर दे पाएंगे उस चीज का। हाँ, यदि एक होता तो हम कह देते क्या शिल्पा 12 वर्ष की है, एक ही होता तो हम कह देते नहीं शिल्पा 12 वर्ष की नहीं है, बात खत्म। ठीक है, लेकिन यहां या तो एक उत्तर दे रहा है या दो उत्तर दे रहा है। ठीक है, दोनों में ये तो क्लियर है कि शिल्पा 12 वर्ष की नहीं है, लेकिन दोनों में से एक बात पे तो टिक जाओ। कभी तो उसे 10 वर्ष से छोटी बता रहे हो, कभी 15 वर्ष से उसे बड़ी बता रहे हो। तो यहाँ ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो चलिए एक और बेहतरीन सा प्रश्न है, उसे फिर देख लेते हैं क्या है उसमें। गीता का विवाह 2019 को हुआ था। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है, ऐसा प्रश्न शायद आपने देखा भी हो कभी। 2019 में हुआ था। 2019 के जेड माह, महीना जो खोला है वो जेड बता दिया। जेड कोई महीना नहीं होता, वो जेड ही हमें बताना है कि कौन सा महीना है। ठीक है, जेड माह के पहले दिन हुआ, मतलब फर्स्ट डे, एक जो जिस दिन महीना खुलता है 1 तारीख को। बात आ गई, यही हमें कंफ्यूज करने वाली चीज है। जेड माह जो है उसकी फर्स्ट 1 तारीख को ये चीज नहीं दी उसने कहा जेड माह के पहले दिन होगा, और वह दिन बुधवार था। वह दिन बुधवार था, ये चीज तो खोल दी, बुधवार था। गीता की शादी किस महीने हुई, ये महीना बताना। यार ये क्या पूछ लिया, ऐसा सवाल तो हमने देखा ना। महीना क्या होता है यार, तो कैसे निकालेंगे इसे हम? देखो, तो सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या करें, हम 2019 1 जनवरी 2019 की डेट निकालें। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जैसे निकालते हो ऐसे निकाल लो। ठीक है, मैं जैसे निकालता हूं मैं ऐसे निकालता हूं। 1 जनवरी, जनवरी कोड 1, 19 लिख लिया, 19 में 4 का भाग दिया तो 4 बार जाएगा, और 2000 सेंचुरी का कोड 6 और 7 से भाग लगा दिए। ये मेरा निकालने का तरीका। ठीक है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। 20 और 1 21, 7 से कट गया, 6 4 10, मतलब शेष 3 आ गया। और जो 3 होता है संडे से मैं स्टार्ट करता हूँ। रविवार का जो कोड मैं लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, आप अपने हिसाब से देखना। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर मैंने जो कर रखा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रखा है। आप देखोगे उसकी जो कलाकारी है मैं दिखा दूंगा कैसे कर रखा, बढ़िया। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो कैलेंडर की है, बाकी जो कलाकारी है कैलेंडर की मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कर रखा है। तो रविवार का 1, इतवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी को हो गया मंगलवार, क्लियर सी बात है। यहां से 1 जनवरी को हमारा मंगलवार हो गया, और महीने के जो कोड मैंने कर रखे हैं 144 025, आप में से कुछ बच्चों ने ये कर रखा होगा, ये 146, ये 12 महीनों के कोड हैं पूरे। जब जनवरी का कोड 1 है, ठीक है, और हमसे माह पूछा है और उस दिन बुध था। ठीक है, उस माह की पहली तारीख को बुध था और यहाँ मंगल है। हम कितना बढ़े? 1। तो महीने के कोड में भी तो उतना ही बढ़ेंगे, 1 से 2 पे ही तो जाएंगे। 2 कहाँ है हमारा? ये तो ये कौन सा महीना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये मई है, मेरा आंसर आ गया। आप थोड़े चौंक के होगे कि ये क्या है, कैलेंडर का जो कोड बोर्ड का सिस्टम है। ठीक है, तो ज़्यादा है नहीं वैसे कैलेंडर, 2 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। इन जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इनके बाद मैं आपको कैलेंडर ही कराऊंगा। ठीक है, देखना आप बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चनों को आप
बिगर कॉपी पेन के हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। आपको शायद ये जो मेथड है जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो समझ गए होंगे, लेकिन ये जो कैलेंडर का मेरे जो नोट्स हैं 2 क्लासों में ख़त्म हुए, ये एक टीचर के नहीं नोट्स हैं। इसमें 2 या 3 टीचर लगे थे नोट्सों को मुझे एक जगह कंबाइन करने में। मैंने जिस टीचर की जो अच्छी चीज़ लगी उसकी वो ट्रिक कंबाइन करके उस नोट्स के अंदर रखी है, ठीक है। तो चलिए, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है 1-2 क्लास और लगेंगी, उसके बाद आपको कैलेंडर की ही कुछ जो नोट्स हैं 2 या 3 क्लासों में बिल्कुल ख़त्म करा दूंगा। और आप देखोगे कैलेंडर, आप एकदम ऐसे हवा में उड़ा दोगे कैलेंडर को कि ये कहोगे कि कैलेंडर इतना इजी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो कैलेंडर का खाली आपने कुछ देखा ही नहीं है, हल्का सा यहाँ देखा है, मामूली सा। क्योंकि जो मेरी वो जो मेथड है, किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए, आपने जो पढ़े होंगे इस टाइप के जो मेथड है आप लगा लेना। आपने कैलेंडर पढ़ रखा हो कहीं से भी, आप इस टाइप के जो कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लगा के देखना, आपके जो मेथड है सब फेल होते दिखाई देंगे, ठीक है। अभी तो और बेहतरीन सवाल मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर के, तो देखोगे कि अब हमारे मेथड तो फेल हो रहे हैं, अब क्या करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई क्लास और नए सेशन में बहुत ही जोश और धमाकेदार के साथ। सभी को मेरा राम राम।